to you, Baba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. Mom, this is your 76th birthday. So many happy returns of the day. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बाबा। तो आप आज आपका 75th बर्थडे और 75 इज़ लाइक बहुत बिग टर्म होती है 75। और आपने मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके अभी तक तो सारे ड्रीम्स पूरे ही हो गए हैं, पर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप एकदम खुशी जियो। मतलब कोई भी कुछ भी बोलता है तो उस पर ध्यान मत देना। हेलो बाबा, जय भीम। आज आपका 75th बर्थडे, वेरी हैप्पीएस्ट 75th बर्थडे। लाइक सीरियसली बाबा, 75 इयर्स कितना लंबा टाइम होता है। जैसे कि मैं तो अभी सिर्फ 16 की हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं कितने साल की हो गई। लाइक सीरियसली मुझे लगता है 16 की उम्र में ही मैं हो गई होंगी 35 की उम्र की। और आप 75 इयर्स ऑफ योर लॉन्ग जर्नी, कितना खास रहा होगा आपका ये सफ़र। लाइक सिर्फ खास नहीं, काफ़ी उतार चढ़ाव से भी भरा रहा होगा आपका ये पूरी जर्नी। हेलो बाबा, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से एक प्यार भरा जय भीम। वीडियो बनाने का हेतु यही है कि 24 जून को बाबा आपका 75वां जन्मदिन है, तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है बाबा, तुम्हाला 74व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय भीम बाबा, आपको आपके जन्मदिन की 75वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी बधाइयाँ। हेलो बाबा, जय भीम। टुडे इज योर 76th हैप्पी बर्थडे। सो बाबा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भीम बाबा, आज आपका जन्मदिन है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 75वां जन्मदिन है। सो आप डायमंड जुबली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मेरे तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम बाबा, आज आपका 76वां जन्मदिन है। आपके इस 76 जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको बहुत हार्दिक बधाई। मैं अब आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। ये बात है शेरगांव के आनंद सागर गार्डन की। तो इस टाइम शायद दोपहर या फिर शाम का टाइम हो रहा था और हम सब ने वहाँ की कैंटीन में खाना खा के हम एक जगह पे बैठे हुए थे। तो मैं बिना किसी को बताए हुए एक झूले पे झूलने चली गई थी और फिर मैं वहाँ गई और झूल के वापस आई तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि मैं तो खो गई। तो फिर मैं बहुत रोने लगी और यहाँ वहाँ भागने लगी। तो उसके बाद मैं बीच के फुटपाथ पे आई और मैंने देखा कि आप जा रहे हो सामने से। तो मैं बीच से निकल के आपके पास आ रही थी और बीच में मतलब ट्रेन, वहाँ की टॉय ट्रेन थी तो वो जा रही थी तो आप उसके लिए रुक गए। तो मैं आपके पीछे से आई और आपके पास खड़ी होगी तो आपने देखा हाँ कि मैं आ गई। और फिर ट्रेन जाने के बाद आपने मुझे लिया और एक जगह पे बिठा के शांत कराया। तो मुझे तब बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे शांत करा। मैं बहुत हैप्पी फील करने लगी आपके साथ। तो ये था मेरा इंसिडेंट। पहले आप फ्रॉम अ यंग बॉय टू अ आर्मी मैन एंड देन टू अ फैमिली मैन कन्वर्टिंग इनटू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। आपने कितना सारा जर्नी मतलब तय किया है और आपने खुद अपनी फैमिली को कितने अच्छे से संभाला। सो ये एक इंस्पिरेशन बनता है नॉट ओनली फॉर मी बल्कि हम सबके लिए कि आपने कितने अच्छे से कितने मुश्किल टाइम में अपनी फैमिली का पूरा केयर किया, टेक केयर किया, सब कुछ किया। और आपकी एक विश थी कि मैं गाना गाऊं। उस टाइम मैंने नहीं गाया, सॉरी सो सॉरी, बट अभी मैं आपको गा के सुनाती हूँ। वो आप ही के टाइम्स का है और हाँ, और इससे आपको गाने भी तो बहुत पसंद है ना, मुझे याद है वो, पर मैं वो नहीं गाऊंगी क्योंकि वो आप ही बहुत अच्छा गाते हो। तो आप ही के टाइम का वो गाना जो मैं अभी गाने वाली हूँ। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, प्यार कभी
सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मेरी सुबह मेरी शाम आती है लेकर आपका नाम, आपका नाम, आपके ही कदमों में सनम गुजरेगी मेरी उम्र तमाम, उम्र तमाम। हमको जुदा मत करना चाहे सर को कलम कर देना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आपका ये जो सपोर्ट है, ठीक है, आपका ये जो मोटिवेशन है, ये हमेशा ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ रहे बाबा, ठीक है। तो मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी, तो मैं आपके बारे में यही बताना चाहूँगी कि आप बहुत ही सपोर्टिव इंसान हैं। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, जबकि आपकी हालत ठीक नहीं है, आप सही तरीके से चल नहीं पाते हो, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, तभी भी आप दूसरों के बारे में सोचते हो। अगर मैं फ़ोन भी ना करूँ तो आप टाइम निकाल के मुझे फ़ोन करते हो और आप मुझे पूछते हो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, पैसे है क्या, हिम्मत नहीं हारना, प्रॉपर अच्छे से रहो, हमेशा आप मुझे समझाते हो। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब भी घर पे प्रॉब्लम हुई थी, मैंने घर छोड़ा तो बाबा ने मुझे फ़ोन किया था और काफ़ी समझाया, और वो समझाते समझाते वो रो पड़े। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट हुआ है, तो तू हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मुझे फ़ोन करो, मुझे बताओ। तो मतलब वो ऐसे इंसान है कि हमेशा उनको लगता है कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, और जबकि उन्होंने अभी तक सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, ठीक है, सबके लिए, ठीक है। लेकिन अभी उनकी हालत ऐसी है कि वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, यहाँ वहाँ नहीं जा सकते हैं। तभी भी जैसे भी हालत में वो है, मैं यही प्रार्थना करूँगी कि वो हमेशा हमारे साथ रहे, ठीक है, यही मैं दुआ करूँगी दिल से। बाबा, मुझे आपसे मेरी ज़िंदगी का एक इंसिडेंट शेयर करना है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी तरह से याद है। मम्मी को भी पता है। जब हम अम्बाला में रहते थे, जब मैं दूसरी कक्षा में था, फिर तीसरी चौथी, तो ये किस्सा है जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था और हम शायद हेग लाइंस के क्वार्टर थे, वहाँ पर हम रहते थे। तो वहाँ पर मेरा अक्सर एक जो सिख लड़का था, सरदार जी लड़का था, उसके साथ मेरी अक्सर झगड़ा होता रहता था, उसके साथ मेरी लड़ाई होती रहती थी। कारण छोटा सा रहता था, वो मुझे गाली देता था, मैं उसको पीट देता था। अब पीटते पीटते मैं क्या करता था, उसके बालों का जो बुचड़ा था ना, बुचड़े को खोल देता था। एक दिन ऐसे ही हमारा झगड़ा हो गया। उस झगड़े में वो दो भाई और मैं अकेला, उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया। मैं फिर भी 5वीं में था, वो 7वीं में था, फिर भी मैं उन दोनों पे भारी पड़ गया। हमारी लड़ाई इतनी ज़ोरदार हुई कि मैंने उसके बालों को निचोड़ के रख दिया। लेकिन उसके जो छोटा भाई था, उसने मेरे गाल को यहाँ पे काट लिया था। किसी एक बड़े भैया ने आके वो झगड़ा छुड़ाया। फिर मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गई, मुझे इंजेक्शन दिए गए। लेकिन जब आप बाद में आए, आप ड्यूटी से आए, आपको ये बात पता चली, तो आपको बहुत बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया, क्योंकि उस लड़के के साथ, उस सरदार जी के साथ मेरा हमेशा झगड़ा होता रहता था। आपने क्या किया, आपने मुझे लिया और उसके घर गए, उसके पिताजी को बाहर बुलाया और उसको पिताजी को कहा, ओए तू तेरे लड़के को बाहर निकाल और मेरा लड़का को मैं लेके आया हूँ, दोनों की फाइट होने दे, जो जीतेगा वो जीतेगा। लेकिन अगर आज के बाद तेरे लड़के ने मेरे लड़के को हाथ लगाया तो याद रखना। बाबा, ये किस्सा मुझे आज भी याद है। और वो आप जो हमको डेयरिंग देते थे ना, तो वो बचपन से आपने हमें वो डेयरिंग दी, इसलिए हम आज भी इतने बड़े हो गए, किसी से भी डरते नहीं दुनिया में।
तो ये आपका किस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आपकी जो डेयरिंग है ना, आज भी है। शेर बूढ़ा हो गया लेकिन घास नहीं खाता। एक प्रसंग जो मुझे अक्सर याद आता है, और उस प्रसंग को याद आने के बाद या याद करने के बाद मैं काफ़ी भावनिक हो जाता हूँ। तो प्रसंग कुछ इस तरीके से है। उस समय मैं 9वीं से 10वीं में जा रहा था और मुझे ट्यूशन लगा रखी थी, तो शेलगांव से चिखली मुझे जाना पड़ता था। बरसात के दिन थे। आपने मुझे मना किया था कि आज ट्यूशन के लिए मत जाना, लेकिन उस समय पढ़ाई का शौक़ कुछ ज़्यादा ही था, तो मैंने आपकी बात मानी नहीं और अपनी साइकिल लेके मैं निकला। मैं कुछ दूर गया होगा, करीब 2 किलोमीटर, तो देखा तो साइकिल के चक्के पूरे जाम हो गए हैं। वो कीचड़ से जाम हो गए थे। साइकिल ना आगे जा रही थी ना पीछे जा रही थी। तो मैं रुआसा हो गया, क्योंकि साइकिल का वज़न काफ़ी था और मैं उठा नहीं पा रहा था। ऐसे में समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो रुआसा होकर मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो आप पीछे से आ रहे थे। ये एक ऐसा प्रसंग है जहां मुझे आपकी आवश्यकता थी और आप वहां प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट थे, आप वहां पर उपस्थित थे। बाबा जय भीम। आज आपका 76 बर्थडे। इस उपलब्ध पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी तरफ से। तो हम आज आपके 76 बर्थडे पर आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे तो आप आपका इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? मेरा एक सवाल है आपसे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लगभग 17 वर्ष की आयु में, उस समय आप 11वीं में पढ़ रहे थे, उस दौरान आपको सेना में भर्ती होना पड़ा। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी या क्या ऐसी कठिनाइयाँ थी जिसके चलते हुए पढ़ाई को अधूरा छोड़ के आपको नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी? मेरा ये सवाल है आपसे। क्या है कि मैं फौज में भर्ती क्यों हुआ, तो शुरू से मुझे यही इच्छा थी कि मैं मिलिट्री में जाकर के सर्विस करूं। इसके अलावा स्कूल में भी इतना, मैं पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था और कुछ घर की परिस्थितियाँ भी थी। मैट्रिक पास होने के बाद में मैं औरंगाबाद गया, कॉलेज में 6 महीना रहा। वहाँ पर उस समय हमेशा मिलिट्री की भर्ती चालू रहा करती थी। एक दिन मैं ऐसे ही घूमते गया और वहाँ पर मुझे पूछा गया कि क्या आप मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हो क्या? मैंने बोला हाँ, मैं भर्ती होना चाहता। तो विदिन 5 मिनट्स के अंदर मेरा सब कुछ लोगों ने सिलेक्शन कर लिया। पूछ लिया कितना पढ़ाई हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं। मैंने बता दिया मैं कॉलेज पढ़ रहा हूँ, मैट्रिक पास हूँ। 5 मिनट के अंदर उन्होंने मेरा ऊंचाई और हाइट वेट सब कुछ नाप लिया। डॉक्टर ने मेडिकल भी किया और बताया कि आप इस खाते में आपको भेज रहे हैं। तो मेरा लेकर अच्छा था कि मैं अच्छे ट्रेड में गया और अच्छा डिपार्टमेंट में मुझे मिला। इन 75 वर्षों में आपके कई सपने होंगे, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी नौकरी, उनकी शादी, नया घर, नई गाड़ी, और ये सारे सपने शायद पूरे भी हुए होंगे। लेकिन क्या कोई ऐसी एक विश, एक ऐसी ख्वाहिश है जो आपको लगता है कि आज भी अधूरी है? बाबा, यदि ऐसी कोई ख्वाहिश है तो आप हम सबसे शेयर कीजिए। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे रिस्पेक्टेड बाबा। जय भीम। आपने जो प्रश्न पूछा है वो अच्छी बात है। आदमी के जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ क्या रहती है, बोलते उसको ख्वाहिश रहती है कि मैं ये करूँ, ये वही होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अभी मेरी एक ही ख्वाहिश रही है, वो एरोप्लेन से सफ़र करने का। वो कैसा करने का उसके बारे में हम सेटल करेंगे। वहाँ पर नज़दीक हमारा औरंगाबाद स्टेशन है। औरंगाबाद से शायद हम अंदर नासिक जाएंगे और वहाँ से वापस आएंगे सब परिवार के साथ। ये मेरे ख्वाहिश बाकी रही, बाकी सब। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है ये कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? तो ये था मेरा क्वेश्चन। और थैंक यू। सो हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, और थैंक यू। अक्षरा बेटी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुझे पता है कि तेरे दादाजी फौज में रहकर आए हैं, रिटायर्ड कर्मचारी है, तो सबसे ज़्यादा प्यार करते हो डिसिप्लिन से।
डिसिप्लिन में हर चीज़ आती है, एक से लेकर जेड तक, समझे क्या। और एक नंबर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे गुस्सा उस चीज़ से आता है कि कोई किसी चीज़ लेते हो तो जहाँ से उठाया उसी चीज़ को वहीं पर रख देने का। कोई चीज़ों करोगे तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आएगा, मैं खुश रहूँगा। वैसे हमेशा किसी न किसी को गुस्सा ही जाता है, लेकिन तकरीबन मुझे इस बात के ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है बाबा, अब आपसे एक सवाल करना है। तो सवाल ये है कि आपकी नज़र में ज़िंदगी में जीने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? फिर से एक बार आपको 76th बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लव यू बाबा, जय भीम। ज़िंदगी में जीने के लिए क्या, हमेशा खुश रहो, खाने पर ध्यान रखो, अपने हेल्थ पर ध्यान रखो, फिटनेस पर ध्यान रखो, और खाओ पियो ऐश रहो। मेन थिंग इज खाना। जब तक आपके पेट में खाना नहीं रहेगा तब तक आपका सेहत और आपका माइंड ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। इस हिसाब से जैसे भी आपको अच्छा लगता है उसमें तरीका, खास करके अपने शरीर के लिए, अपने समाधान के लिए अपने खाने पर ख्याल रखा कीजिए। मेरे बाबा के बारे में और एक बात मैं बताना चाहती हूँ। वो बहुत ही अच्छे नेचर के पर्सन है, और हमेशा सबको वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जब भी मैं उदास होती हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे हमेशा क्या बोलते हैं, सहारा देते हैं। हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि कभी भी कोई भी कठिन परिस्थिति हो, मैं जब तक हूँ तब तक तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा गम कब हुआ? और आखिर में आपको जन्मदिन की एक बार और बहुत बहुत बधाई। आप जियो हज़ारों साल के दिन हो 50,000। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले से सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जब मैं मिलिट्री में भर्ती हुआ तब सबसे ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद में कुछ 4-5 साल के बाद में जब मेरी शादी हुई लीलावती पंडागिरी से, तब मुझे सबसे ज़्यादा और खुशी हुई। वो अच्छी औरत मिली मुझे, अभी तक हर चीज़ में साथ देती रही है और देती रहेगी। दूसरा सवाल रहा सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ? सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मेरे पिताजी गुजर गए। मैं यहाँ पर घर के नज़दीक आने के बावजूद भी उनको देख नहीं सका, मैं उनसे मैं मुलाकात नहीं कर पाया था। उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया था और मेरी वजह से मेरे बच्चे यहाँ तक पहुँच गए। यदि मेरे बाबा के साथ में मेरी थोड़ी सी मुलाकात होती तो मैं उनको ये पूछ सकता था कि बाबा आपके लिए हम क्या करना चाहते हैं और आपकी क्या ख्वाहिश है। तो बहुत अच्छे इंसान थे, उनको मैं नहीं देख पाया, उनसे मैं बोल नहीं पाया। ये सबसे ज़्यादा मुझे कम है। हैप्पी बर्थडे बाबा। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? शौर्य पंडा के लिए आपने मुझे जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छी बात है। तो सुनते रहता हमेशा मैं फेवरेट गाना कौन सा गाता हूँ करके। मेरा फेवरेट गाना यही है, येला हरी पुण्या गावा मराठी में मैं हमेशा गाते रहता हूँ। और दूसरा एक गाना है मेरा जो से जला थे। दोनों भी गाने मुझे पूरे नहीं आते, लेकिन एक लाइन गाते गा करके अपना दिन में बहुत बार टाइम पास करते रहता हूँ। समझ में आ गया शौर्य कुमार बाबू आपको? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब मतलब आपने आर्मी मैन थे, आप तो आर्मी में आपने सर्विस की करी है 24 ईयर्स या 25 ईयर्स तक, तो तब तक मतलब उन 24-25 ईयर्स में कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट है कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, ऐसा कोई भी एक इंसिडेंट मतलब अगर होगा तो आप मेरे से शेयर कीजिएगा। और जब आप अभी भी सोचते होंगे उसके बारे में तो लाइक आपकी रूह कांप जाती होगी, ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो आप मेरे से शेयर कीजिए। और बस यही बोलूँगा, वेरी वेरी हैप्पीएस्ट 75th बर्थडे। आई लव यू वेरी मच। तो इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि 65 की वैसे 1965 की
सिलीगुड़ी से आगे एक कंजूमर जंक्शन है, वहाँ पर हमारी यूनिट थी। तो वहाँ से मुझे और एक साथी के साथ में एक गाड़ी लेकर के सिलीगुड़ी नाम की जगह है, वहाँ पर जलपाईगुड़ी के पास में बहुत बड़ा गांव है सिलीगुड़ी। वहाँ पर एक डिपो है हमारा आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का, हाईवे थोड़ी। वहाँ पर हम स्टोर कलेक्शन के लिए गए थे। स्टोर कलेक्शन करके स्टोर गाड़ी के अंदर पूरे टेंट भर करके लाए थे हम लोग, और गाड़ी लेकर के वापस हमारे यूनिट के लिए निकल पड़े थे। शाम को करीब 5-6 बजे का टाइम था। तो हम लोग अपनी यूनिट की तरफ जा रहे थे, उधर सामने से एक गाड़ी आ रही थी। तो हमारे ड्राइवर ने क्या किया, थोड़ा सा रोड मामूली से छोड़ के, ज़्यादा नहीं छोड़ा था। उसे क्या पता कि बाएं तरफ रोड रास्ता है, तो बाएं तरफ जैसा गया तो चक्का आगे वाला फंस गया रेती के अंदर, और हमारी गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलट गई, गिराने के बाद में मैंने जंप किया, काफ़ी दूर जंप किया, मुझे ज़्यादा लगा था, लेकिन कमरे में थोड़ा मार लगा था। उसके बाद में एक ड्राइवर को भी थोड़ा सा लगा था, दूसरा एक मेरा पार्टनर था सिपाही, उसको भी थोड़ा सा लगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग ठीक ठाक हो गया? तो बोले हाँ। तो बोले बाकी तो लेबर लोग कहाँ हमारे साथ में जो काम के लिए आए थे, वो गाड़ी के अंदर चिल्ला रहे हैं, उनके ऊपर टेंट दबा हुआ है, बोल रहे थे बाबू जी हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। गाड़ी की लाइट बंद हो गई थी। फिर भी कैसे तो भी हमने पीछे वाला ट्रेलर खोल कर खुल गया था, वो उनको आवाज़ देते हुए पूछते हुए कहाँ है आप, कहाँ दिखाओ, कहीं दिखाओ। तो वैसा ऐसा करके हाथ पर करके हमने दोनों ने नीचे खींचा। उनको खींचने के बाद में रोड पर उनको लिटा दिया। लिटा देने के बाद में आधा एक घंटे के बाद में सामने से और एक मिलिट्री जीप गाड़ी आई। उन्होंने हमारा गाड़ी का हालत देखा, मुझे बुलाया, कौन है इसके साथ में, क्या? मैंने अपना नाम बताया। बोले क्या हुआ? और सब ऐसी बात हुई है। तो बोला अच्छा तो बोला उन्होंने। इसके पहले वो लोगों को लेकर के मैं वहाँ सामने एक बाजू में एक मिलिट्री दवाखाना था, तो 2 लेबर को लेकर के मैं वहाँ चला गया, उनको भर्ती किया। वहाँ से मैंने अपने यूनिट में कॉल किया कि ऐसी ऐसी जगह पर हमारी घटना हुई है, किसी जगह पर ऐसी बात है, आप लोग हमें लेने के लिए कोई ना कोई इंतजाम करो। उनको मैंने अच्छी तरह से लोकेशन बताया। लोकेशन बताने के बाद में भी काफ़ी देर तक 2-4 घंटे तक हमें हमारी यूनिट की तरफ से कोई भी गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दी। तो मेन वाइज इसके बीच में फिर एक आगे से गाड़ी आई, रुकी, मुझे पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है, क्या बात है? सारा ऐसी बात हुई है। मैंने कहा वहाँ पर संदेश भेजा है, लेकिन अभी तक कोई आ नहीं रहा। ये लोग ऐसे ऐसे बीमार पड़े हुए रोड पर ऐसे ऐसे, और ये कौन है? बड़े सिविलियन लोग हैं, मैं उनको भर्ती करके आया हूँ, अभी मैं उसमें जाना चाहता हूँ। तो उनके साथ में उन्होंने मुझे हमारे यूनिट से छोड़ दिया। वहाँ जाने के बाद में मुझे ये पूछा गया कि भाई आप अकेले कैसे आए हो, बाकी कहाँ है? हमने तो ऐसे जो कंबल भेजे या ऐसे मदद भेजी है, खाना भेजा है, एक गाड़ी भेजी है, और सब जगह हमारे पास में कोई गाड़ी नहीं आई है, तो मैं यहाँ पर चला आया। तो ये मेरी ज़िंदगी का वहाँ से बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़बरदस्त इंसिडेंट था। गाड़ी पलटी करने के बाद में भी वहाँ पर कोई मतलब हमारी चीज़ें सारी नहीं हुई। उसके बाद में कुछ दिन फिर मैं यूनिट में जाने के बाद 1-2 बार दवाखाने में गया, वहाँ से मेडिकल किया, मुझे बताया गया कि आप फील्ड में लेने के लायक नहीं हो। तो वहाँ से मुझे 1 महीने के अंदर फिर सीढ़ी पुलगांव छुट्टी मिली। और बाबा, मैं एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, अगर शारीरिक दृष्टिकोण से अगर अभी आप अच्छे होते, चल फिर पाते, ट्रैवलिंग कर पाते, तो ऐसी कौन सी इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हो लाइफ में? वंस अगेन बाबा, आपको आपके जन्मदिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। रिंकू ने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है। यदि मेरी शारीरिक स्थिति होती तो मैं रिंकू को मिलने के लिए आराम से जा सकता था, साल में 1 या 2 बार। तो कुछ परेशानी आए, कुछ तकलीफें, दुख के बारे में उससे मैं जानकारी लेने के लिए जा सकता था। चलो ठीक है, एक बार आपको फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। धन्यवाद। थैंक यू। A very, very, very happiest and prosperous birthday to you, Baba. May you light more and more candles in your birthday cake. I love you so much. मैं एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही रहिए, 100 साल तक आपकी उम्र हो, ये मेरी शुभकामनाएं।